आज हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर है, उसके चैप्टर 5 को, जिसका नाम अगेन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है। तो ये कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन। वो लगातार प्रयोग करता रहता है उपाय ढूंढने के लिए कि कैसे इंसान के शरीर को इनविजिबल बनाया जा सकता है। अब प्रयोग करते करते वो इसमें सफल भी हो जाता है। वो कुछ ड्रग्स लेता है जिसके बाद उसका शरीर इनविजिबल हो जाता है। अब इनविजिबल होने के बाद वो अपने इस न्यू फाउंड पावर का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगा या बुरे के लिए, ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो इस बॉक्स में लिखा है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी एक वैज्ञानिक के बारे में है जो कि खोज करता है ऐसे तरीके की जिससे कि वो खुद को अदृश्य बना लेता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो क्या वो इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है या फिर इसका दुरुपयोग करता है? अब कहानी की शुरुआत करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? दो लड़के जो हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं नंगे पांव के निशान देखकर, जो कि मिट्टी से सने थे। ये खाली पांव से चलने वाला व्यक्ति एक घर की सीढ़ियों पर लंदन के बीचों बीच क्या कर रहा था? और ये व्यक्ति है कहाँ? ये आदमी है कहाँ? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जैसे वो घूर घूर कर पांव के निशान देख रहे थे, एक आश्चर्यजनक चीज उनके सामने नजर आती है। एक फ्रेश फुटमार्क, एक नया पैर का निशान प्रकट हो गया उनके सामने, न जाने कहां से, आउट ऑफ नोवेयर। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो एक के बाद एक पैरों के निशान बढ़ते गए, एक के बाद एक वो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए बढ़ चले सड़क की तरफ। वो जो लड़के थे वो पीछा करते रहे, वो बहुत रुचि ले रहे थे इसमें, जानना चाहते थे कि वो जिसके पैर के निशान ये बनते जा रहे हैं वो कहाँ हैं। लेकिन वो ऐसा तभी तक कर पाते हैं, वो पाँव के निशान तभी तक देख पाते हैं जब तक कि जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे हल्की नहीं होने लगी और आखिर में बिल्कुल ही गायब हो गई। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो इसका जो explanation है इस रहस्य का वो बहुत ही सिंपल है। जो उलझन में पड़े लड़के थे वो दरअसल एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी खोज की है उस तरीके की जिससे कि इंसान के शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था वो एक के बाद एक प्रयोग कर रहा था इस बात को साबित करने के लिए कि इंसान का शरीर अदृश्य बन सकता है। आखिरकार उसने कुछ दुर्लभ ड्रग्स, दवाइयाँ, गोलियाँ ली जिससे कि उसका शरीर पारदर्शी हो गया ग्लास की शीट की तरह। हालांकि वो ग्लास की ही तरह सॉलिड भी रहा, यानी कि ठोस भी रहा। तो उसका शरीर ग्लास की तरह पारदर्शी हो गया,
लेकिन जैसे कि ग्लास ठोस होता है, सख्त होता है, वैसे ही उसका शरीर जो था वो सख्त रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हालांकि कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन छू तो सकता था। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो ब्रिलियंट तो था वो, लेकिन ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन मतलब क्या हुआ? जो कानून की कद्र ना करता हो, जो गैर कानूनी काम करता हो। उसका जो मकान मालिक था वो उसे पसंद नहीं करता था और उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालने की कोशिश की उसने। यानी कि लैंडलॉर्ड ग्रिफिन को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालना चाहता था, उसे निकालने की उसने कोशिश की। तो उसका बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन जो था उसने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। बिना देखे गए वहां से निकलने के लिए उसको क्या करना पड़ा? उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। इसीलिए अब वो क्या बन गया था? एक होमलेस वॉन्डरर, एक व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं है, वो बेघर था और वो ऐसे ही सड़क पर भटक रहा था, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के और काफी अदृश्य। तब तक जब तक कि वो कीचड़ में अपने पाँव नहीं डाल दिया था और चलते हुए अपने पैरों के निशान छोड़ता नहीं जा रहा था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो हालांकि वो लड़कों से तो काफ़ी आसानी से बचकर निकल गया, जो कि उसके पाँव के निशान का पीछा कर रहे थे लंदन में, लेकिन अभी उसके एडवेंचर्स ख़त्म नहीं हुए थे, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे। वो जो जोखिम भरे जो किस्से थे उसके, जो घटनाएं हो रही थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसने साल का बुरा वक्त चुना था लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए बिना कपड़ों के। ये वक्त था सर्दियों के बीच का। जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत कड़ाके की ठंड थी वहाँ, और वो बिना कपड़ों के रह नहीं पा रहा था। तो सड़क पर घूमने की जगह उसने सोचा कि वो चला जाए एक बड़े लंदन के स्टोर में गर्माहट के लिए। वार्मथ मतलब गर्माहट। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes, an overcoat, and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. तो स्टोर क्लोज करने का, बंद करने का वक्त आ गया, और जैसे ही दरवाजे बंद हो गए, ग्रिफिन वहाँ पर कपड़े पहनना और खाने पीने का आनंद लेने का मौका पाया बिना खर्चे के बारे में सोचे। उसने बॉक्सेस खोले, रैपर्स हटाए और गर्म कपड़े पहन लिए। जल्द ही जूतों के साथ ओवरकोट और चौड़े किनारे वाली हैट पहनकर वो एक फुल्ली ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन बन गया। उसने पूरे कपड़े पहन लिए थे और अब
उसे कोई भी देख सकता था। फिर किचन में उसे रेस्टोरेंट के कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिलती है, उसे खा पी लेता है। फिर ग्रोसरी स्टोर से वो स्वीट्स और वाइन लेता है। फाइनली वो अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स के ऊपर सो जाता है। अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब हुआ रजाई का ढेर, उसके ऊपर वो जाकर सो जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगर ग्रिफिन सही समय पर उठ जाता, सही वक्त पर उठ जाता तो सब कुछ ठीक जाता। लेकिन हुआ क्या, वो सही समय पर नहीं उठा। तब तक नहीं उठा जब तक कि स्टोर के जो कर्मचारी थे, जो असिस्टेंट्स थे, वो आने नहीं लग गए अगली सुबह। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो जैसे वो उन्हें देखता है कि वो उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो घबरा जाता है और भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर वो समझ जाते हैं कि ये घुस आया है मौका देख करके, और वो उसका पीछा करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। आखिर में वो उनसे बचकर निकल पाया तब जब उसने जल्दी से अपने जो नए उसने पाए थे कपड़े उसे वो उतार देता है, और एक बार फिर वो खुद को पाता है अदृश्य लेकिन नग्न जनवरी की ठंडी हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब उसने सोचा कि वो स्टॉक ट्राई करेगा एक थिएट्रिकल कंपनी का, मतलब जो नाटक वगैरह करने वाली जो कंपनी होती है उसके जो प्रॉप्स होंगे, जो कॉस्ट्यूम्स होंगे, उसको वो पहन लेगा, इस आशा में कि वहाँ उसे सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि कुछ एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी, जिससे कि वो जो खाली हिस्सा है उसके कंधों से, उसके कंधे के ऊपर का यानी कि उसका सर, उसे वो ढक पाएगा, छिपा पाएगा। तो ठिठुरते हुए ठंड में वो भागता है ड्रूरी लेन की तरफ। ड्रूरी लेन क्या है, बताया जा रहा है उसे कि वो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, यानी कि ड्रूरी लेन में सारी थिएट्रिकल कंपनीज हैं, वहाँ पर नाटक होते हैं, वहाँ पर लोग देखने जाते हैं नाटक, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, कोई जगह मिल जाएगी जहाँ उसे उसके सारे ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो जल्द ही उसने खुद को कहाँ पाया, तो जल्द ही उसने पाई एक शॉप जहाँ पे कि उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती। तो वो वहाँ गया इनविजिबल ऊपर की तरफ, अपस्टेयर सीढ़ियाँ चढ़कर, और बाहर निकला थोड़े समय बाद। क्या पहने हुए था वो, बैंडेजेस अब उसके फोरहेड पर, माथे पर, डार्क ग्लासेस, नकली नाक और बड़ी बालदार दाढ़ी मूछें, और साथ में एक बड़ी सी टोपी। तो वहाँ से निकलना था उसे बिना किसी के जाने, बिना किसी के देखे। तो उसने क्या किया, शॉपकीपर पर निर्दयता से, कैलेसली हमला किया पीछे की ओर से, पीछे की तरफ से, जिसके बाद उसने उसके सारे पैसे लूट लिए जितने भी उसको मिले। तो वो एक के बाद एक गलत काम किए जा रहा है।
उसे लग रहा है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा, अब वो जो चाहे, जिसका बुरा करना चाहे वो कर सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at local inn. तो वहाँ से जो क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाले लंदन से निकलने की जल्दी थी उसको, तो वो क्या करता है, एक ट्रेन लेता है, ट्रेन पकड़ता है, कहाँ जाने को, आइपिंग, आइपिंग नाम के एक विलेज में जाने को, जहाँ पे कि उसने एक सराय में, लोकल इन में 2 कमरे बुक किए हैं। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." So, the arrival of a stranger. तो एक अजनबी का आना सराय में ठंड के समय बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ थी, मतलब असाधारण सी बात थी। ठंड के समय वहाँ पर लोग विजिट नहीं करते होंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अनयूजुअल इवेंट था वहाँ के लोगों के लिए। तो ये अजनबी जिसका जो अपीयरेंस है, इसका जो रूप है, ये बहुत अनकॉमन था, मतलब कि असामान्य था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो गई थी इस व्यक्ति को लेकर के। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सबकी ज़बान चलने लगी थी, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। मिसेस हॉल, मकान मालिक की पत्नी, उन्होंने जितना प्रयास हो सकता था वो प्रयास कर रही थी दोस्ताने व्यवहार का, लेकिन ग्रिफिन को बात करने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी और उसने उनसे कहा, मेरे यहाँ आने का, आइपिंग आने का जो रीज़न है वो क्या है कि मुझे एकांत की इच्छा है, सॉलिट्यूड चाहिए, एकांत चाहिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में। साथ ही एक दुर्घटना की वजह से, एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को अफेक्ट किया है, उसकी वजह से मेरा चेहरा बिगड़ गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. तो वो समझ गई थी, उन्होंने संतोष कर लिया था कि उनका जो अतिथि है वो क्या है, एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी कि एक सनकी वैज्ञानिक, और साथ में उसने पहले ही उनको एडवांस में सामने से पैसे दे दिए थे, तो इसके बाद और कुछ जानना समझना वो चाहिए नहीं। तो मिसेस हॉल तैयार थी उसके अजीब विचित्र जो आदतें थी, उसका जो रवैया था, उसको एक्सक्यूज़ करने के लिए, उसको जाने देने के लिए, और उसका जो मिजाज था जो कि वो तुरंत ही नाराज़ हो जाता था, तुरंत चिड़चिड़ा जाता था, उसको भी वो एक्सक्यूज़ कर देती हैं। लेकिन वो जो चुराए हुए पैसे थे वो ज़्यादा समय चले नहीं, और इस वक्त ग्रिफिन जो है उसको ये बात स्वीकारनी पड़ी, उसको ये बात माननी पड़ी कि उसके पास अब और तैयार पैसे नहीं हैं। हालांकि उसने नाटक किया, ढोंग किया कि वो इंतज़ार में है एक चेक के जो कि किसी भी पल आ सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. थोड़े समय बाद एक जिज्ञासा पैदा करने वाली घटना घटती है। सुबह में, बहुत सुबह के समय, एक पादरी और उसकी पत्नी, वे दोनों जाग जाते हैं शोर से जो कि स्टडी से आ रही होती है। धीरे धीरे वो नीचे जाते हैं
वो सुनते हैं सिक्कों की आवाज़, ऐसे कि वो ली जा रही है पादरी के डेस्क से. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. तो बिना कोई आवाज़ किए, बिना शोर किए और हाथ में कस के एक पोकर पकड़े हुए जो पादरी है वो दरवाज़ा एकदम से खोलता है. पोकर क्या होता है? पोकर एक छड़ी को बताया जा रहा है जिससे कि जब आग जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो उसको हिलाने का काम किया जाता है. उसको पकड़ के, मतलब कि अगर कोई होगा तो मैं उसे मारूंगा, वो डर जाएगा, उसके लिए वो उसको लेकर जाते हैं स्टडी में और दरवाज़ा खोलते हैं. अब आपको क्या लगता है, स्टडी में जाने के बाद वो देख पाएंगे कि कौन उनके पैसे लेने की कोशिश कर रहा था? अगले पार्ट में हम लोग कहानी का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे. थैंक यू.